हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर हाजिर हूं आप सबके सामने अपना एक और नया वीडियो लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो देख लिया होगा जो कि था रक्त के बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको रक्त का पार्ट 1 मानकर देख सकते हैं, और ये मान सकते हैं आप रक्त का पार्ट 2, जिसमें मैं बहुत कुछ चीजें कवर करने वाला हूं। जो पार्ट 1 वाला वीडियो था उसमें हमने और आपने बात की थी कि रक्त में क्या है और रक्त का पीएच क्या है, किस तरीके का ये क्षारीय ऊतक होता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की बातें आपने हम उस वाले वीडियो में कर ली थी। आज इस वाले वीडियो में हम रक्त से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को जानना चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे अपने वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा रक्त के बारे में, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्योंकि हम लोग उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आपने रक्त से रिलेटेड एक पॉइंट सुना होगा, आरएच फैक्टर या आरएच कारक सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, लिखा हुआ है आरएच कारक। अब आरएच कारक क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि जो आरएच कारक है इसकी खोज करी थी वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने। क्या नाम है? वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर, इन दोनों लोगों ने खोज की थी किसकी? आरएच कारक की। और उससे पहले मैं आपको शायद बता चुका हूं, और अगर नहीं बताया है तो आप याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त वर्गों की खोज किसने की, क्या बोलेंगे? रक्त वर्गों की खोज किसने की। देखिए अभी ये वीडियो, ये पूरा जो बोर्ड है ये भर जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग एक एक बात को ध्यान रखते चलिएगा। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, नॉलेज मिलनी चाहिए। टाइम तो वैसे भी लगता है मेहनत करने में। ठीक है, इसलिए बस केवल बात को सुनते रहिए, एक एक बात को कैच करिए। लिखा हुआ है रक्त वर्गों की खोज, तो किसने करी है? केवल कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। लेकिन अगर पूछा जाए आरएच कारक की खोज किसने की, तो वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, अब बात आई रक्त वर्गों की। तो रक्त वर्ग कितने होते हैं अगर कोई पूछे तो याद रखना, रक्त वर्ग हमेशा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा ए बी, और चौथा हो जाता है ओ। ठीक है, ए बी और ओ, ये होते हैं 4 रक्त वर्ग। लेकिन यहां पे जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आरएच कारक। अब आरएच कारक याद रखें कि जो आरएच कारक है असल में ये एक टाइप का एंटीजन होता है। दोस्तों ये क्या होता है? ये एक टाइप का एंटीजन होता है। एंटीजन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। क्या होता है? प्रतिजन होता है। असल में इसकी प्रकृति प्रोटीन की है। तो आप ये मान लीजिए कि एक टाइप का आरएच एंटीजन है, एक प्रतिजन है, जो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के शरीर में हो। अभी मैं ये आपको बात समझा दूंगा। तो इसकी हिस्ट्री से लेके चलते हैं। हुआ क्या था कि वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर, इन दोनों लोगों ने एक बंदर प्रजाति होती है, बंदर की प्रजाति है, और उसका नाम है रीसस। क्या नाम है दोस्तों? रीसस, RHESUS। रीसस प्रजाति के बंदर में एक एंटीजन का पता लगाया था, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, एक प्रतिजन का पता लगाया था, और उसे नाम क्या दे दिया? आरएच प्रतिजन, या इसको हम लोग आरएच एंटीजन भी बोल देते हैं, या फिर क्या लिखा हुआ? आरएच कारक बोल देते हैं। आरएच ही क्यों बोला? क्योंकि ये रीसस प्रजाति के बंदर के अंदर खोजा गया था। तो रीसस में पहले 2 वर्ड कौन से? आरएच। सिर्फ इसी वजह से, चूंकि ये इस बंदर में खोजा गया, रीसस क्या है? तो ये एक बंदर की प्रजाति होती है, तो इसमें खोजा गया है, तो इसलिए इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएच कारक बोलते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जिन लोगों में ये आरएच कारक मौजूद होता है, क्या बोला? कि जिन लोगों में ये आरएच कारक मौजूद होता है उनका ब्लड ग्रुप होता है आरएच पॉजिटिव, और जिन लोगों में आरएच कारक मौजूद नहीं होता है उनका ब्लड ग्रुप होता है आरएच नेगेटिव। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखना कि अब अगर कोई पूछेगा, जैसे ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, तो ए का मतलब क्या हो गया? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। बी मतलब क्या है? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ऐसी ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। मतलब कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, ये उत्तर है यहां पे कि जिन लोगों के अंदर आरएच एंटीजन या आरएच कारक मौजूद है उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिव। और जिन लोगों में आरएच कारक मौजूद नहीं है उन लोगों में होता है आरएच नेगेटिव। और इसका एग्जाम्पल मैं दे दूं, कुछ लोग समझ नहीं पाते इसलिए एग्जाम्पल दे दे रहा हूं कि मान लीजिए ए है, तो ए में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। मतलब कि अगर ए है और उसमें आरएच कारक मौजूद है तो वो ए पॉजिटिव होगा, और अगर उसमें आरएच कारक मौजूद नहीं है तो वो ए नेगेटिव। इसी तरीके से बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। अब समझ में आ गया होगा। तो आपको अभी इतनी देर में
जो रक्त वर्गों के बारे में मालूम पड़ गया, खोज के बारे में। और याद रखना ये दोनों ही खोजें लगभग सन 1900 के आसपास हुई हैं, ठीक है। ये दोनों ही खोजें कब हुई हैं, तो लगभग सन 1900 में ही हुई हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि खोज हो गई थी रक्त वर्गों की भी, और आरएच कारक के बारे में आपको मालूम पड़ चुका है। अब इतनी बातें जब आपको मैंने बता दी हैं, तो अब वक्त आ गया है हम आपको समझाएं रुधिर आधान के बारे में, क्योंकि रुधिर क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट्स थे वो तो आपने इससे पिछले वीडियो में पढ़ लिए होंगे। और यहां पर आज हम लोग शुरू करना चाहते हैं, लिखा हुआ है रुधिर आधान, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रुधिर आधान के बारे में। अब रुधिर आधान का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे। रुधिर आधान का मतलब यह होता है कि कौन किसे अपना रुधिर दे सकता है और कौन किससे रुधिर ले सकता है, ठीक है। याद रखें, कौन किसे रुधिर दे सकता है और कौन किसे रुधिर ले सकता है। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाने का मेरा बड़ा मन है, अगर वो और आप लोग समझ गए तो और थोड़ा क्लियर हो जाएंगी बातें। देखिए, ऐसा है, इससे पिछले वीडियो में बहुत ध्यान से समझना बात को, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जो रक्त है उसके दो पार्ट होते हैं। क्या बोला, रक्त के दो पार्ट होते हैं। इसमें से पहला वाला पार्ट कौन सा था, याद आ गया होगा अगर आपने वीडियो देखा है तो, प्लाज्मा था। और दूसरा वाला पार्ट कौन सा था, तो वो था रुधिराणु। कौन सा था, रुधिराणु। और दोस्तों एक बात और आपको लोग बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा करने के बाद हम ओरली कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। लगातार एक रैंडमली कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे जो मेरे मुंह पर उस समय आ जाएंगे रक्त के बारे में। उन क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको आने वाले कंपटीशन में वो काफी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो लास्ट में चलेगा, फिलहाल अब बातों को समझते हैं हम लोग, ठीक। तो लिखा है प्लाज्मा और लिखा है रुधिराणु। अच्छा, जो हमें बात करनी है हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, एक्स्ट्रा बात आपसे नहीं करेंगे। कि आपको याद आया, रुधिराणु के अंदर याद होगा 3 टाइप की चीजें थी जिसको आप लोगों ने बोला था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उसमें आप केवल याद रखो आरबीसी। क्या याद करोगे, आरबीसी। अब समझो बात को, याद रखना कि जो रक्त होता है इसके प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों भागों में एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन मौजूद होते हैं, एक विशेष टाइप के प्रोटीन मौजूद हैं। और उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। देखो, एंटीजन भी बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे एक एंटीजन ये भी देखा था आपने, और एक यहां पे मैं बता रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एंटीजन भी अलग अलग टाइप के हैं और एंटीबॉडी भी अलग अलग टाइप की हैं। अब यहां पे मैं जो बात आपसे कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडी जो कि, सुनते रहिए बड़े ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडी की बात मैं अब आपसे करने जा रहा हूं जो कि हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, हमारे ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। ये वो वाले एंटीजन एंटीबॉडी होंगे, ठीक। और आप इन्हीं एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से ये भी जान जाएंगे आज कि अगर किसी व्यक्ति को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो वो व्यक्ति कैसे मरता है, ठीक है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है, वो भी मैं उत्तर आपको यहां दूंगा। उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड बातें हम लोग यहां पे करेंगे, क्योंकि ये भी तो यही होता ना कि रुधिर आधान कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किसका ब्लड ले सकता है। तो पहले इसको समझ लो ठीक से, है ना। तो अभी हमने आपसे कहा कि 2 स्पेशल प्रोटीन मौजूद हैं जो कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर रहे हैं। कैसे, तो उन प्रोटीन का नाम होता है एंटीजन और एंटीबॉडी। क्या बोला, एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीजन कहां पे है, तो याद रखना एंटीजन है रुधिराणु के आरबीसी में। समझ में आ गया मैंने सिर्फ इसको क्यों बनाया था। तो रुधिराणुओं के आरबीसी में एक स्पेशल प्रोटीन मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। और जो एंटीजन होते हैं वो हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी, और कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरीके से जो प्लाज्मा वाला पार्ट है इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी। इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। जो एंटीजन होते हैं इन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, मैंने आपको शायद अभी बताया था। और ये जो लिखे हैं एंटीबॉडी, इसको बोला जाता है प्रतिरक्षी, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। चलिए, इसी तरह से जैसे एंटीजन 2 टाइप के थे, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक उसी तरीके से एंटीबॉडी भी 2 टाइप की होती हैं, उन्हें हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी से, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों हम आपको अब समझाने वाले हैं 2 कारणों से। मतलब अब थोड़ा फिर समझिए, एंटीजन क्लियर हो गया ए और बी, एंटीबॉडी क्लियर हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हम इसको 2 कारणों से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, पहला तो कारण यह है कि इन्हीं की वजह से हमारे रक्त वर्गों का निर्धारण होता है, पहला कारण। अभी कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा, एक बार कारण सुन लीजिए। और दूसरा कारण यह है
कि जब किसी को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। ठीक है, इन दोनों कारणों को हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे एक टेबल बनाऊंगा दोस्तों, उस टेबल को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे टेबल बना रहा हूं मैं। यहां पे मैंने लिख दिया रक्त वर्ग। ठीक है, मैंने लिख दिया रक्त वर्ग, और यहां पे लिख दिया मैंने इसके बराबर में आ नहीं पाएगा, ऐसा करते हैं थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचना है ना, इसलिए तो यहां से लिखते हैं। तो लिखा है रक्त वर्ग। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया एंटीजन। ठीक है, एंटीजन ये लिख दिया, और फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एंटीबॉडी। क्या लिख दिया, एंटीबॉडी। अब समझना बात को। अब ये एक टेबल बना रहा हूं मैं आपके लिए, और इस टेबल को बनाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, एक नहीं दो बातें बताना चाहूंगा। अगर आपने वो दोनों बातें याद कर ली तो आप ये मान लीजिए ये टेबल आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगी और आप एक अच्छी नॉलेज ले लेंगे। अब वो दो बातें क्या हैं उनको सुनो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा मन लगा के सुन लीजिए कि जहां पर एंटीजन होते हैं वहां एंटीबॉडी नहीं होते। ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लो। जहां पर एंटीजन होते हैं वहां पर एंटीबॉडी नहीं होते, और जहां पर एंटीबॉडी होते हैं वहां पर एंटीजन नहीं होते। ठीक है, फिर से मैं बोल दूंगा, जहां एंटीजन होते हैं वहां एंटीबॉडी नहीं, और जहां एंटीबॉडी होते हैं वहां एंटीजन नहीं। एक बात क्लियर है। और मैंने कहा था दो बातें, तो दूसरी बात को सुनिए कि मनुष्य में रक्त वर्गों का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। तो हम लोगों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा इस चीज का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन करता है। ठीक है, तो कैसे इन दोनों रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे उसको सुन लीजिए। तो यहां पे जैसे मैंने अभी लिख दिया आपके लिए एंटीजन एंटीबॉडी लिखा हुआ है, तो मान लो किसी के अंदर एंटीजन ए मौजूद है। ठीक है, क्या बोला, किसी के अंदर एंटीजन ए मौजूद है, और अभी अभी आपने सुना था मेरे मुंह से कि हम लोगों का रक्त वर्गों का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। तो जिन लोगों में एंटीजन ए मौजूद होगा तो समझ लीजिए उनका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही तो कहा ना, हमारे रक्त वर्ग का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। तो अगर जिनके अंदर एंटीजन ए, उनका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाता है, ए। और अभी अभी हमने आपसे यह कहा था कि जहां पर एंटीजन होता है वहां पर एंटीबॉडी नहीं होते, और जहां पर एंटीबॉडी होते हैं वहां एंटीजन नहीं होते। इसका मतलब कि अगर ए एंटीजन है, इसका मतलब यह है कि अगर ए एंटीजन है तो यहां पे ए वाली एंटीबॉडी नहीं होगी। याद रखना, यहां पे ए वाली एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, तो स्मॉल बी वाली हो जाएगी। क्लियर हो गई ये वाली ट्रिक अपनी। ठीक है, और अगर यहां पे ए वाली एंटीबॉडी आ जाती, अब ध्यान से सुनिए, अगर यहां पे ए वाली एंटीबॉडी आ जाती तो याद रखना फिर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपक जाते। अब समझ में आ गया कि मैंने दूसरी बात क्यों कही थी कि आदमी मर क्यों जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर अभी मेरी बात को सुनना कि अभी यहां पे एंटीजन ए है, यहां पे एंटीबॉडी बी है, लेकिन अगर यहां पे एंटीबॉडी ए हो जाती तो ये दोनों आपस में चिपक जाते, इन दोनों में आपस में बंद बन जाते हैं। ठीक है, और बंद बन जाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो रक्त के अणु चिपक जाएंगे। तो सोचो रक्त फिर तरल हो पाएगा ना, तरल नहीं हो पाएगा, रक्त गाढ़ा हो जाएगा और रक्त बह नहीं पाता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से जो समान एंटीजन होते हैं, वो समान एंटीजन और एंटीबॉडी जो समान होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं। ऐसे ही एंटीजन ए है तो यहां एंटीबॉडी भी ए होगी, तो समझ लो आपस में वो चिपक जाएगी। ठीक है, अब इसका अपोजिट कर लो। मान लो कि किसी के अंदर एंटीजन बी है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो यहां पे रक्त वर्ग भी क्या हो जाएगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, ए। क्योंकि यहां पे भी अगर बी हो गई कैपिटल, मतलब स्मॉल बी हो गई, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपस में ये दोनों चिपक जाएंगे। ये ट्रिक है, इसको याद रखा करिए। अब मान लीजिए कि किसी के अंदर दोनों एंटीजन मौजूद हैं, तो बिना परेशान हुए क्या करेंगे कि यहां पे दोनों टाइप के, मतलब ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में दोनों टाइप के एंटीजन मौजूद हैं। और फिर क्या सोचोगे, एंटीबॉडी कहां से लाएं फिर। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जब ए था तो बी लिया गया, जब बी था तो ए लिया गया, यहां तो दोनों है तो यहां पे क्या लिया जाएगा। तो दोस्तों परेशान मत हो, यहां पे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। मतलब ऐसे इंसान के पास में जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है कोई सी भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है। अब आप एक चीज समझिए, कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं है तो क्या रक्त के अणु चिपकेंगे आपस में, नहीं चिपकेंगे। और सिर्फ इस वजह से जो एबी वाला व्यक्ति होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं, जो एबी वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है। कैसा कहलाता है,
सर्वग्राही मतलब उसके पास में क्या होता है, कोई सी भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो अगर उसको कोई ब्लड दे भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या नाम है, इसीलिए एबी वाला कैसा कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है। अब इसका अपोजिट कर लीजिए कि मान लीजिए उसके पास में दोनों टाइप की एंटीबॉडी मौजूद हैं और कोई सा भी एंटीजन मौजूद नहीं है। और हमने क्या कहा, रक्त वर्गों का निर्धारण किसकी वजह से हो रहा है, एंटीजन की वजह से हो रहा है। समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ओ वाला व्यक्ति जो होता है, जो ओ वाला व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, वो होता है सर्वदाता। कैसा होता है, सर्वदाता मतलब वो सभी को रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है, इसका उत्तर आज आपको मालूम पड़ गया। इसलिए दे सकता है क्योंकि ओ वाले के पास में कोई सा भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है जो अगर वो किसी के अंदर भेजे तो उसके ब्लड ग्रुप पे कोई असर पड़े, क्योंकि एंटीजन ही रक्त वर्गों का निर्धारण करता है और उसके पहुंचने से प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसके पास में है ही नहीं। इस वजह से ये सभी को रक्त दे सकता है। और जिस वजह से रक्त वर्गों का निर्धारण होता है, क्योंकि ओ तो सर्वदाता है ही है। अब समझ में आ रही होगी बात। तो एबी वाला क्यों सर्वग्राही हो गया, क्योंकि उसके पास में कोई सी भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं थी, हर तरीके का एंटीजन था। तो ए वाला भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, बी वाला भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, ओ वाला तो सर्वदाता है ही है। अभी आप समझ गए, इसलिए एबी वाला हमेशा कैसा होता है, सर्वग्राही। तो क्या ये एंटीजन एंटीबॉडी वाली टेबल आपको क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अगर बात समझ में नहीं आई है तो आप, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मेरे बार बार बोलने की भगवान की कृपा से बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार देख लेना, ठीक है। बस दो बातें याद रखना मेरी, कि जहां पर एंटीजन होता है वहां एंटीबॉडी नहीं, और जहां एंटीबॉडी होते हैं वहां पर एंटीजन नहीं होते हैं, ठीक है। और हम लोगों के रक्त वर्गों का निर्धारण हमेशा एंटीजन के आधार पर होता है, ना कि एंटीबॉडी के आधार पर। ये दो बातें आपको मालूम पड़ गई। ए बी होता है सर्वग्राही और ओ होता है सर्वदाता, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में दोस्तों, रुधिर आधान के बारे में। अब कैसे जानेंगे, तो सुनिए बातों को ध्यान से। बात यह है कि अगर हम लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं होगी कि कौन किसे रुधिर दे सकता है और कौन किसका रुधिर ले सकता है, तो क्या हो जाएगा, अभी अभी समझ गए होगे, तो रक्त के अणु आपस में चिपक जाएंगे। क्योंकि एंटीजन अगर सेम मिल गया, ए मिल गए तो चिपक जाएंगे, बी मिल गए तो चिपक जाएंगे। तो एक बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बन जाता है। फिर कौन किसे रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आपने अलग अलग बुक्स में टेबल बनी देखी होंगी कि ये इन्हें दे सकता है रक्त, ये इनका रक्त ले सकता है, ये इसका ऐसा, बड़ा एक टिक लगे होंगे और बहुत कुछ होता है, तो एक टेंशन सी होती है। मैं आपके लिए एक ऐसी चीज, एक ऐसी छोटी सी टेबल लेकर आया हूं जिस टेबल के बाद आपके मन से ये कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा कि कौन किसे रक्त दे सकता है और कौन किसका रक्त ले सकता है। बस आप लोग टेबल बनाते समय मेरा पूरा साथ दीजिए। अब देखिए कैसे बना रहा हूं मैं टेबल। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया दाता, यहां पे मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, दाता, और फिर मैंने यहां पे एक स्लैश लगाया और यहां पे क्या लिख दिया, ग्राही। अब दाता का मतलब क्या होता है, जो रक्त दे रहा है, और ग्राही का मतलब क्या होता है, जो रक्त ले रहा है। तो दाता के अंदर हम चारों टाइप का ब्लड ले लेंगे, तो ए बी और ओ, तो ये चारों टाइप का ब्लड ग्रुप हमने ले लिया दाता के अंदर। अभी बोर्ड भरेगा, आप लोग देखते रहना चीजों को, बस समझते रहना। और फिर ग्राही में भी क्या ले लिया, तो ए बी और ओ, तो ये चारों टाइप का हमने ग्राही में ले लिया, ठीक है। ये टेबल हमने बना ली इस तरीके से। बस पूरी मेरी बात को बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टेबल खूब आती है पेपरों में और नॉलेज आपको होगी तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। ये टेबल आपकी बनके तैयार हो गई। आप चाहे अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग अपने इस नोट्स में इस टेबल को बना सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि अगर वीडियो लेक्चर मन से ले लिया गया है तो उम्मीद है कि फिर किसी तरीके की चीजों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, दाता, इसका मतलब ये वाले जितने भी लोग हैं ए बी और ओ, ये कौन से वाले, जो रक्त दे रहे हैं, और ये वाले ए बी और ओ, ये कौन है, जो रक्त ले रहे हैं। अब एक चीज जरा सोचिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि क्या ए वाला ए को रक्त दे सकता है, क्योंकि ये ग्राही ए से रक्त चाहिए और ये रक्त दे रहा है, ठीक है। तो भाई ए वाला तो ए को दे ही देगा, क्यों, समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या नाम है, सेम है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मान लो उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बी वाला नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर बी वाला दे देगा तो समझ में आ गई एंटीबॉडी चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी वाला उसको नहीं दे सकता है। अब क्या हुआ, ए बी वाला दे देगा, तो ए बी वाला भी नहीं दे देगा, क्यों, क्योंकि ए बी वाले के पास में ए तो है लेकिन बी भी तो मौजूद है, तो कैसे दे देगा, नहीं दे पाएगा। और ओ वाला, अब यहां पे तुम अभी मेरी बात को सुनो, ओ वाला कैसा था दोस्तों, सर्वदाता। ओ वाला कैसा था, सर्वदाता था, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो वो सबको रक्त दे सकता है। अच्छा, दाता लोग कहां पे हैं, ये रहे दाता लोग, तो
O वाला कैसा, सर्वदाता, इसका मतलब O वाला A को भी रक्त दे देगा, O वाला B को भी रक्त दे देगा, O वाला AB को भी रक्त दे सकता है और O वाला O को तो रक्त दे ही सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई दोस्तों भाई, है कि नहीं? अच्छा, इसी तरीके से फिर इसको भी कर लो। अब AB पे क्या लिखा है, सर्वग्राही, मतलब कि AB वाला जो है वो सर्वग्राही है, सबसे रक्त ले सकता है। तो ग्राही वाले लोग ये रहे AB, तो इसका मतलब AB वाला A से रक्त ले सकता है, AB वाला B से रक्त ले सकता है और AB वाला AB से रक्त ले सकता है। बोलो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आधे से ज्यादा टेबल भर चुकी है, आपको मालूम पड़ चुका है कौन कैसे रक्त दे रहा है, कौन कैसे रक्त ले रहा है। अब क्या हुआ, जिस तरीके से तुमने ए वाला किया था ठीक उसी तरीके से तुम क्या कर दोगे, बी वाला। तो बी वाले को जरूरत पड़ी, क्योंकि ग्राही है ना, इसी को चाहिए, तो इसको जरूरत पड़ी तो ए वाला दे देगा, नहीं दे पाएगा। बी वाला दे देगा, बिल्कुल दे देगा। ए बी वाला भी नहीं दे पाएगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बी तो था लेकिन ए भी मौजूद था। इतना हो गया ना, टेबल पूरी हो चुकी है, केवल इतने से रह गए। अब मेरी एक बात को सुन लीजिए बड़े ध्यान से, अभी अभी अपना को समझाया था कि ओ वाला जितना अच्छा है, दूसरों का भला कर रहा है, क्योंकि किसी को भी जरूरत पड़ रही है तो वो सबको रक्त दे रहा है, और ए बी वाला सबसे रक्त ले रहा है। तो अब ओ वाला अगर सबको रक्त दे रहा है तो बड़ा खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। उसे केवल किसकी जरूरत पड़ेगी, उसे जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ ओ की। मतलब ओ वाले को ओ ही वाला रक्त दे सकता है और कोई रक्त नहीं दे सकता है। मतलब यह हुआ कि ओ वाले को जरूरत है, ग्राही है ना, यही तो जरूरत होगी, तो ए वाला नहीं दे सकता, बी वाला नहीं दे सकता, ए बी वाला नहीं दे सकता, केवल कौन दे पाएगा उसको, रक्त ओ वाला। तो देखिए जना, टेबल कंप्लीट हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? उम्मीद करता हूं बिल्कुल नहीं होगी। अब इस टेबल में आप कहीं से भी ढूंढ लो, क्या क्या ढूंढोगे, मान लो कि ए बी किसको रक्त दे सकता है, तो देख लो ए बी दाता है ना, तो किन्हें दे सकता है, केवल ए बी वाले को दे सकता है। यहां पे क्या लिखा, दाता लोग है ना, तो ए बी वाला ना तो ए को दे रहा है, ना बी को और ना ही ओ को, तो किसको रक्त दे रहा है, केवल ए बी वाले को। इसी तरीके से ओ वाला, समझ में आ गया होगा, केवल ओ वाले से ही रक्त ले रहा है, ठीक है। अच्छा, ए वाला किसे रक्त दे रहा है, तो ए वाला ए को दे रहा है रक्त और ए बी को, क्योंकि ये लोग दाता लोग है ना। उम्मीद है ये वाली बात क्लियर हो गई दोस्तों, क्योंकि ए बी वालों को दे रहा है ना, तो ए बी तो सर्वग्राही, वो तो सबको ही जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये टेबल आपको बिल्कुल सिंपल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे मैं 3 समीकरण बना रहा हूं दोस्तों, बड़े मन से सुन लेना वो तीनों समीकरण। थोड़ा सा खांसी आ रही दोस्तों, 1 सेकंड के लिए बस पानी पी लेने दीजिए मुझको। क्योंकि आज पूरा दिन दोस्तों काफी बिजी रहा था और वीडियो भी मैं इस समय रात में शूट कर रहा हूं, तो पूरा दिन निकल जाता है, बड़ा कभी कभी काम कई सारे हो जाते हैं, आप तो समझ रहे होंगे, तो इस वजह से वीडियो कभी कभी लेट हो जाते हैं, तो उसके थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, पानी पी लिया इसलिए, वैसा नहीं करेंगे आप लोग। तो उम्मीद है ये टेबल। अच्छा, मैं आपसे ये बता रहा था कि 3 तरीके के समीकरण बनते हैं। अब वो 3 समीकरण कौन से होते हैं, जरा उन पे ध्यान दे लीजिए, ठीक। समीकरण कौन कौन से हैं, तो यहां पे जरा समझा दे, क्योंकि उस जगह का मैं और भी यूज कर लूंगा, तो चलिए यही कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 ये है कि अगर इस टेबल को संतुष्ट ना किया जाए, क्या बोला मैंने, अगर इस टेबल को संतुष्ट ना किया जाए, मतलब इस टेबल के अपोजिट ब्लड चढ़ा दें। कैसे, मतलब ए वाले को ए की जरूरत थी, हमने चढ़ा दिया बी वाला, तो क्या होगा, तो होगा दोस्तों जो आप जानते हो कि रक्त के अणु आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अगर सेम एंटीजन एंटीबॉडी मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जहां एंटीजन है वहां एंटीबॉडी नहीं, और जहां एंटीबॉडी है वहां एंटीजन नहीं, वो चीज आपने यहां पे सीख ली थी। इसका मतलब कि अगर इस टेबल को संतुष्ट नहीं किया गया है, गलत ब्लड चढ़ा दिया गया है, टेबल के विपरीत ब्लड चढ़ा दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, रक्त के अणु आपस में चिपक जाएंगे, और रक्त के अणुओं को चिपक जाने को कहते हैं अभिश्लेषण। क्या कहते हैं, अभिश्लेषण। इंग्लिश में कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं, अभिश्लेषण बोलते हैं। ये वाली बात पहली क्लियर हो गई। अब आ जाइए नंबर दूसरे समीकरण पे। पहला क्लियर है ना, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो क्या बोला कि अगर इस टेबल को संतुष्ट नहीं किया है और गलत ब्लड चढ़ा दिया है तो रक्त के अणु आपस में चिपक जाएंगे। पहली बात खत्म हो गई। थोड़ा सा वीडियो आगे क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत सारी चीज समझानी है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ना पड़ेगा। दूसरा यह है कि अगर तुमने इस टेबल को संतुष्ट कर दिया, ठीक है, मतलब तुम्हें मालूम पड़ चुका है कि कौन किसे रक्त दे सकता है और कौन किसका रक्त ले सकता है, उसके भी बाद, समझ में आ रहा ना, संतुष्ट कराने के भी बाद यह पहचान की जाती है कि वो जो
रक्त ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है या फिर RH नेगेटिव है, ये तक पहचान की जाती। मान लीजिए इमेजिन करिए कि कोई ए वाला आदमी था, सोच लो ए वाला आदमी था, उसके चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ए वाले के चोट लगी तो हमने ढूंढा बाजार में, तो हमें कौन कौन से मिल जाएंगे, ए और ओ, क्योंकि यही लोग तो दे सकते हैं। देखो ना ग्राही लिखा ना, ग्राही, और ये लोग हैं देने वाले, तो एक तो ए दे देगा और एक ओ दे देगा, हाँ या ना। अब जब ए और ओ ये दोनों रक्त दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जिसके चोट लगी है वो है पॉजिटिव और जो ये दे रहे हैं रक्त ये लोग हैं नेगेटिव। मान लो कि हमें ए वाला आदमी मिल गया, चलो हाँ भाई ए के चोट लगी थी, ए वाला मिल गया। अब हम ये पहचान करेंगे जो हमें मिला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि जिसके चोट लगी वो पॉजिटिव है। समझो ये आदमी जिसके चोट लगी ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, ऐसी कंडीशन में एक बात हमेशा याद रखना कि एक बार तो व्यक्ति की जान बच सकती है। मतलब यह हुआ कि इस टेबल के संतुष्ट हो जाने के बाद अगर RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड RH नेगेटिव वाले को और RH, बहुत ध्यान सुनते रहिए, और RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का ब्लड RH पॉजिटिव को अगर चढ़ा दिया जाए तो एक बार तो जान बचने की संभावनाएं हैं, दूसरी बार जान नहीं बचेगी और दूसरी बार रक्त के अणुओं का विश्लेषण हो जाएगा और ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। मतलब जिसने ब्लड लिया होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार तक कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि कम ब्लड होता है बॉडी में, ज्यादा पहुंचता नहीं है। ठीक है, और उसमें भी दोस्तों ऐसा नहीं कि ज्यादा ब्लड चढ़ा दें पहली बार में, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वैसे संभावनाएं नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी में आपने 2 यूनिट 3 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया गलत, वो भी नेगेटिव वाला, तो हो सकता है पहली बार में ही प्रॉब्लम होने लगे। वैसे मोस्टली क्या होता है कि पहली बार में अणु आपस में इतनी तो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए एक बार तो पॉजिटिव नेगेटिव का ब्लड हम चढ़ा सकते हैं, दूसरी बार ऐसा करने पर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ये श्योर है, और रक्त के अणु आपस में चिपक जाएंगे, मतलब अविश्लेषण हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि रक्त गाढ़ा हो जाएगा, बह नहीं पाएगा। अब यहां पे एक तीसरी कंडीशन और बनती है दोस्तों, उसको और सुन लीजिए। तीसरी कंडीशन का नाम बहुत ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। क्या लिखा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कंडीशन बनती है। इस कंडीशन को हम लोग क्यों, क्या नाम है इस कंडीशन का, क्या मतलब क्या है, तो ऐसे समझो, अगर एक RH पॉजिटिव व्यक्ति की शादी करा दी गई RH नेगेटिव से, मैंने वर्ड यूज किया है व्यक्ति का, मतलब कि यहां पे नर हो सकता है, मादा भी हो सकता है, यहां पे नर हो सकता है और मादा हो सकता है, मतलब मेल फीमेल होने चाहिए और पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। ठीक, तो अगर कोई RH पॉजिटिव की शादी RH नेगेटिव से करा दी गई तो दोस्तों याद रखना एक बच्चा तो हो जाएगा, एक आराम से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन लोगों के एक संतान तो पैदा हो जाएगी, दूसरी संतान पैदा नहीं होगी या फिर पैदा होते ही मर जाएगी। समझ में आ गई, क्या बोला, फिर से बोल दे रहा हूं फाइनल, कि अगर एक RH पॉजिटिव की शादी RH नेगेटिव से करा दी गई तो उनसे एक संतान तो पैदा हो सकती है, दूसरी संतान या तो गर्भ में ही खत्म हो जाएगी या फिर जैसे ही उसका जन्म होगा वैसे ही खत्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बनती हैं रुधिर आधान को लेकर। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं बहुत जल्दी से बोल दे रहा हूं कि संतुष्ट करा दिया है टेबल को, सॉरी नहीं कराया है तो रक्त का विश्लेषण एक बार में हो जाएगा, संतुष्ट करा दिया है और पॉजिटिव का नेगेटिव को या नेगेटिव का पॉजिटिव को चढ़ा दिया है तो फिर क्या होगा, एक बार तो जान बच सकती है, दूसरी बार में इंसान में फिर से विश्लेषण हो जाएगा। और तीसरा क्या बोला, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, के अगर RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को, RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को चढ़ा दिया जाएगा तो एक बच्चा, मैं क्या कह रहा हूं, मतलब शादी, सॉरी ऐसा है ना, थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया, सॉरी। RH पॉजिटिव की शादी नेगेटिव से और नेगेटिव की शादी पॉजिटिव से करा दी गई तो एक बच्चा तो पैदा हो सकता है और दूसरा वाला बच्चा पैदा नहीं होगा या फिर जन्म के समय ही वो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने पढ़ा किसके बारे में, रुधिर आधान के बारे में। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं वंशागति के बारे में। अब क्या जानेंगे, वंशागति के बारे में। मुझे मालूम है वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन क्या करूं, बातों को समझाना बहुत आवश्यक है। तो वंशागति के बारे में जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड में लेके चलता हूं, एक साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, बर्नस्टीन। क्या नाम है दोस्तों, बर्नस्टीन। ठीक है, बर्नस्टीन।
स्टीन। अभी तक कितने नाम आ चुके हैं, नोटिस कर लिया आप लोगों ने? पहला नाम क्या आ गया था, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने किसकी खोज करी, रुधिर वर्गों की। अगर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर इन दोनों का नाम आ जाए तो इनने खोज किसकी करी, आरएच कारक की। रुधिर वर्गों की वंशागति की खोज के बारे में बात आ जाए तो किसने करी, बर्नस्टीन ने। और एक क्वेश्चन और बनता है रक्त से कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। क्या बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम वैसे होगा, मुझे मालूम है, विलियम हार्वे। क्या नाम हो जाएगा, विलियम हार्वे। याद रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है, तो विलियम हार्वे ने की है। ठीक है। और वंशागति, अब समझो बात को, वो तो एक मैंने बता दिया, अब इसको सुनिए। वंशागति का मतलब यह होता है कि एक पीढ़ी में माता पिता का क्या ब्लड ग्रुप है और आने वाली पीढ़ी में माता पिता का क्या, आने वाली पीढ़ी में बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप होगा, तो इस बात को बताती है वंशागति। और बर्नस्टीन जो जिन्होंने इसकी खोज की थी, आपको सन भी बताना चाहेंगे, 1925। ठीक है। तो बर्नस्टीन ने रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में हमें कब बताया था, 1925 में बताया था। और इन्होंने यह बताया था कि जरूरी नहीं है जो रक्त वर्ग माता और पिता का है वही रक्त वर्ग संतानों का भी हो। कभी कभी रक्त वर्ग संतानों का माता पिता से भिन्न भी होता है। अब इसको समझने के लिए मैं, समय कम है इसलिए ऐसी चीज बता दे रहा हूं, ऐसी रामबाण औषधि बता रहा हूं आपको, जिससे आपका ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। मैं आपको चारों रुधिर वर्गों की जीन संरचना बता दे रहा हूं जो कि बर्नस्टीन ने बताई थी। क्या जीन संरचना है, तो मान लीजिए ए बी और ओ। तो अगर ये चारों जीन, ये हो गए रक्त वर्ग, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बीजी मतलब होता है दोस्तों ब्लड ग्रुप। ठीक। और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जीन स्ट्रक्चर। अब समझ में आ गया, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, चलो इतना लिखा था पूरे ही लिख दो, STRUCTURE। ठीक है, जीन स्ट्रक्चर। अब क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा, तो याद रखना IA जीन्स, हमेशा जो गुणसूत्र होते हैं वो जीन्स के ऊपर ही, तो गुणसूत्र के ऊपर ही तो जीन्स होते हैं और हमेशा जोड़े में लिए जाते हैं। या फिलहाल इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है, पहले बात को समझ लो। IA या IAIO, ये हो गई जीन संरचना किसकी, ए की। अब मैं भी समझा दूंगा आपको। बी की हो जाती है IB या IBIO। ठीक। AB की हो जाती है IAIB और O की हो जाती है IO। ठीक है, कोई बात नहीं, अयो जइयो कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल अयो, क्योंकि नॉलेज आनी ही चाहिए, जानी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत मजाक भी चलती है। तो लिखा है बीजी मतलब समझ में आ गया ब्लड ग्रुप। अब बीजी में ये तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि सर AB था तो IAIB आपने कर दिया, अच्छा लगा। यहां पे सर O था, IO कर दिया, वो भी हमें सर समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पे A था, वो भी हमने माना कि सर IA है, और B में IB है, तो सर ये आपने ये क्यों ले लिया IAIO या IBIO। तो याद रखना कि जैसा कि आप जानते हो कि O वाला तो सबको ब्लड दे सकता है, अभी भी पढ़ा सर्वदाता है। तो ऐसे समझो कि जो O वाले जीन्स होते हैं वो A और B वालों के साथ में सहप्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं, सहप्रभावी का मतलब कि साथ साथ प्रभाव दिखाते हैं और इससे कोई भी असर नहीं पड़ता है। कुल मिला के आप इतना समझिए, सहप्रभाव, ये भी एक अपने आप में लंबा क्वेश्चन है, सहप्रभाविता होता है, कभी मौका मिला तो पढ़ा दूंगा, वंशागति में आता है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर अभी के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, अगर IAIA है तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा और IAIO है तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह से IBIB है तो ब्लड ग्रुप बी होगा और IBIO है तो भी ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है। और IAIB के लिए AB और IOIO के लिए O। ये वाली बात क्लियर हो गई दोस्तों। एक बात मैं आपसे अब आंसर, मतलब यहां पे जो मैं निकालूंगा एग्जाम्पल से निकालूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कोई मेल है, ये होता है मेल का साइन और ये होता है फीमेल का साइन। ठीक है। तो ये है मेल और ये है फीमेल। तो मान लीजिए कोई मेल है, पिता है, और उसका ब्लड ग्रुप मान लो O है। ठीक है। और जो माता है उसका ब्लड ग्रुप मान लो AB है। भाई है कि नहीं, क्या बोला, O है पिता और AB है माता। तो O के लिए हमें इनकी संतानें पता करनी है कि अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस किया गया है तो इनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। यही तो वंशागति होती है कि वंशों में इस तरीके से गति हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, पता लगाना है हमें। अब करें सॉल्व क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। ये बताओ O की जीन संरचना क्या थी, यही तो थी। तो क्या लिख दिया मैंने इसके नीचे, IOIO। एक बार बड़े मन से समझ लो, बात की हेडेक खत्म।
ए बी की क्या थी दोस्तों, तो आई ए आई बी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको छोटे कम समय में करने का तरीका बता रहा हूं, आप लोग कुछ मत करें, बस एक इस तरीके का बॉक्स बना लें, ठीक है। एक इस तरीके से आप लोग बॉक्स बना लीजिए, इस तरह से ये बॉक्स बन गया। अब यहां पे क्या था, आई ओ, यहां पे लिख दो आई ओ, चाहो तो यहां पे लिख दो, चाहे यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब आई ए आई बी वो यहां पे लिख दीजिए, आई ए आई बी, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसका इससे क्रॉस करा रहे हैं, देखो समझ लो, ये कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इसका इससे कराना है तो यहां आंसर आएगा, फिर इसका इससे कराना है तो यहां आ जाएगा, फिर इसका इससे कराएंगे तो यहां आ जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो यहां आ जाएगा। कैसे, पहले इसका इस वाले से कराया तो क्या आ गया, आई ए आई ओ, फिर इसका दूसरे वाले से कराया तो क्या आया, आई ए आई ओ, फिर इसका इससे कराया तो क्या आया, आई बी आई ओ, फिर इसका इससे कराया तो क्या आ गया, आई बी आई ओ, ठीक है। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो ए और ओ वाली है, ये यहीं तो है ना, देखो ए और ओ, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए। इसका मतलब कि ए, ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए, और ये वाला भी फिर कौन सा हो गया, ए। अब तुम एक चीज समझना, ये वाला फिर कौन सा हो गया, बी, और ये वाला भी कौन सा हो गया, बी। बोलो नहीं हो गया, है कि नहीं। अच्छा, और आंसर जो निकाले जाते हैं वो हमेशा निकाले जाते हैं परसेंटेज में। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे उसको सुनो, ये तो तुम भी जानते हो, कोई सा भी आंसर कैसा निकलता है, 100% सही होता है ना भाई। हम लोग कोई भी मैथ में भी तुम कोई आंसर निकालते हो या जो भी कहीं आंसर निकालते हो, 100% ही तो निकालते हो। तो अगर 100% आंसर है, लेकिन यहां पे 4 आंसर निकले हैं और 100% सही है कि नहीं, तो इसका मतलब एक की परसेंट कितनी हो गई, 25। समझ में आ गया होगा, जब एक की 25 है तो चारों की मिला के 100 हो जाएगी, ठीक। अब देखो, अब ए यहां भी आया था, ए यहां भी आया था, तो 25 25 50, इसका मतलब क्या हो गया कि 50% संतानें किसकी होंगी, ए की, और 50% संतानें कौन सी होंगी, बी की। देखो ना, 50% बी। अब समझो बात को, मैंने क्या कहा था, संतानें कौन सी होंगी, तो ए और बी की, जबकि माता पिता कौन से थे, ओ और ए बी। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब समझ में आ गया कि ये जरूरी नहीं है कि जो ब्लड ग्रुप माता पिता का है वही बच्चों का हो, कभी कभी बच्चों का ब्लड ग्रुप बदल भी जाता है। अब यहां तो तुमने कहा सर बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया आपने तो कहा था कभी कभी बदल जाता है। तो एक काम कर रहे हैं हम, कोई और भी एक एग्जांपल कर दे रहे तुम्हारे लिए। ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, अब हम तुम्हारे लिए एग्जांपल नंबर 2 करके दिखा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमने ले लिया ए, ले लिया, मान लो ए ले लिया हमने, ठीक है, और हमने एक तरफ ले लिया ए बी, भाई है कि नहीं, हमने एक तरफ ए बी ले लिया, ये लो ए बी ले लिया, और पिता बना दिया हमने ए को और माता को बना दिया ए बी। अब ए के लिए जीन संरचना क्या ली जाएगी, ये सुन लीजिए ध्यान से, ए के लिए क्या ली जाएगी। अगर आपको ज्यादा सही आंसर निकालना है, ज्यादा करेक्ट आंसर निकालना है, ज्यादा मतलब कि अगर ए के लिए आप जीन संरचना आई ए ले रहे हो तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं आंसर सही इसमें आने की, आई ओ, क्योंकि यहां पे ए वाला भी मौजूद है और एक नया ओ भी आ गया, तो ज्यादा आंसर आने की संभावना कहां पे रहेगी, यहां पे रहेगी। तो आप क्या करोगे, इस ए के लिए आई ओ ये वाला लेना हमेशा, जब भी तुमसे ए और बी का क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम उसकी जीन संरचना हमेशा कौन सी लिया करना, आई ओ, अगर बी वाला आया है तो आई बी आई ओ, ठीक है। बाकी इन दोनों की तो एक ही एक है। और ए बी के लिए क्या हो गया, तो ये हो गया आई ए, ये हो गया आई ए और आई बी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही अपना तरीका, एक बॉक्स बना लेंगे, तुरंत एकदम एक बॉक्स बना लेंगे और क्या कर देंगे, ये लिख दिया आई ए, इसके ऊपर लिख दिया आई ओ, फिर यहां पे क्या लिख दिया, आई ए और आई बी। अब देखें क्या आंसर निकलता, भाई संतानें काय की होती, देखते पिता तो ए, और मतलब पिता ए और माता ए भी है, देखते हैं भाई क्या निकलता, मुझे भी नहीं मालूम। तो इसका इससे कराया तो क्या निकला, आई ए, कोई दिक्कत। इसका इससे कराया तो क्या निकला, आई ए आई ओ, ठीक है भाई मान लिया। अब इसका इससे कराया तो क्या निकला, आई ए आई बी, क्योंकि बी पहले था ए बाद में था, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा नियम से लिखते हैं आई ए आई बी, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, पहले ए कर दो बी कर दो, कोई दिक्कत है भाई, वही वाली बात कि 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, बात तो वही है ना। अब फिर इसका इससे करा दो, क्या आ गया, आई बी आई ओ, आया ना, ठीक है। तो ये वाली संतान कौन सी हो गई, ए वाली, ये वाली भी कौन सी हो गई, ए वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% चांस किसके हो जाएंगे, ए वाली के,
ये वाली बात क्लियर हो रही ना, ये दोनों भाई 20-25% है ना, तो ये और ये मिलके कितने हो गए 50%। तो 50% चांद कौन सी संतान हो गए ए वाली के। अब देखो ये वाली संतान कौन सी है, ए बी वाली, और ये वाली कौन सी है, बी वाली। तो ये दोनों अलग अलग ही तो हैं। मतलब क्या हुआ कि 25% कौन से संतान हो जाएंगी, ए बी वाली, और 25% संतानें कौन सी हो जाएंगी, बी वाली। बोलिए कोई दिक्कत। इसका मतलब कि ए के भी बच्चे पैदा होने की संभावना है, ए बी वाले बच्चे पैदा होने की संभावना है, और बी वाले बच्चे पैदा होने की संभावना है। केवल किसकी संभावना नहीं है, आपको ओ वाला नहीं नजर आया, इसका मतलब ओ वाले बच्चे पैदा नहीं होंगे। और ज्यादा चांस कैसे बच्चों के रहेंगे, तो ए वालों के रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वंशागति भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया है, रक्त वर्गों को जाना, RH कारक को जाना, रुधिर आधान को जाना, रक्त के बारे में जाना थोड़ा बहुत, एंटीजन एंटीबॉडी जान ली, अभिश्लेषण से संबंधित बातें करी हम लोगों ने, वंशागति के बारे में जाना, उसके एग्जाम्पल भी लगा लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कुछ रैंडमली मुंह से बोलता चलूंगा। ठीक है, रैंडमली बोलूंगा मतलब मेरे मुंह पे जो भी आएगा वो मैं क्वेश्चन आपको बोलता चलूंगा, क्या पता वो आपके लिए कभी ना कभी काम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस चीज को एक ऐसा बहुत नॉलेज नजरिए से लेते चलिए। मैं शुरू करता हूं बोलना, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब केवल बोलूंगा, समझाऊंगा कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी क्लास लीजिए। ठीक है कि नहीं, सब यही समझा दूंगा तो आप क्लास में नहीं आएंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा चालाकी हमें भी करनी पड़ेगी, खैर ऐसा नहीं है, जितना आएगा उतना आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन बोलूंगा, अब लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है, 1 2 3 अब रियल में स्टार्ट। आप जानते हैं कि रक्त के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं रुधिराणु। प्लाज्मा में हमेशा 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होते हैं। जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन। याद रखना, इनमें फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन बड़े प्रोटीन हैं और रक्त में पाया जाने वाला सबसे छोटा प्रोटीन एल्बुमिन होता है। अगर पूछा जाए कि रक्त में सबसे छोटा प्रोटीन कौन सा है तो इसका उत्तर होता है एल्बुमिन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है, और कुछ गैसें भी जैसे नाइट्रोजन हुआ, अमोनिया हुआ, इस तरीके की कुछ गैसें उसके अंदर मौजूद होती हैं। यहां पे खत्म होता है प्लाज्मा। इसके बाद हम और आप बात करते हैं रुधिराणुओं के बारे में। रुधिराणु हमेशा 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसके बारे में आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो में जान चुके हैं। RBC को रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं और RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC का अंत प्लीहा में होता है और प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं और प्लीहा को ही RBC का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आती है। RBC के बनने को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से WBC के बनने को ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स के बनने को थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। RBC में केंद्रक तो मौजूद नहीं होता है, लेकिन RBC जो ऊंट की या लामा की होंगी तो उनमें केंद्रक मौजूद होगा। एक प्रोसेस के तहत RBC जब एक जगह पे इकट्ठी होने लगती है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि रक्त के अणु आपस में चिपकने लगते हैं, तो जो RBC का चिपकने की वजह से एक तरीके का एक झुंड बन जाता है, एक RBC का एक झुंड बनेगा, एक इकट्ठी होकर समूह बनता है। उस समूह को राउलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउलेक्स बोलते हैं। जो हम लोग जब ब्लड का निर्धारण या फिर ब्लड के बारे में पहचान करते हैं, उस समय पर जो कवर स्लिप होती है या फिर जो स्लाइड होती है जहां पे रक्त की पहचान की जाती है, उस स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप लगा दी जाती है। वो कवर स्लिप जब लगाई जाती है तो ये देखते हैं कि रक्त के अणु कैसे चिपक रहे हैं। तो उस समय जो RBC के अणु होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे और मिलके एक ढेर बना लेते हैं। उस ढेर को हम लोग राउलेक्स बोलते हैं, राउलेक्स निर्माण बोलते हैं। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, मिनिमम 20 डेज है और मैक्सिमम 120 दिन है। RBC की संख्या को नापा जाता है हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है, RBC की संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अगर RBC की संख्या आवश्यकता से कम हो गई है तो एक बीमारी हो जाती है जिसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया को हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं।
अब आती है बात WBC की। WBC को हम लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं और इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट की संख्या का पता लगाने के लिए TLC टेस्ट कराया जाता है। TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक है, ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। और अगर WBC की संख्या आवश्यकता से कम है तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। अंतर समझे? अगर WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक है तो ल्यूकीमिया और कम है तो ल्यूकोपीनिया। ठीक है, दोनों ही मामलों में रक्त खराब हो जाएगा। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। उसके बाद WBC आपको मालूम है दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं कणिकामयी, एक होती हैं अकणिकामयी। ये मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमेशा विटामिन K का यूज करती हैं। ये विटामिन K दो प्रोटीन का निर्माण करता है जो आपने प्लाज्मा में सुने थे। नाम है फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन मिलकर रक्त का धक्का जमा लेते हैं, जिससे हमारा रक्त शरीर के बाहर नहीं निकल पाता। रक्त का धक्का जमने में लगभग 3 से 5 दिन का समय लगता, 3 से 5 मिनट का समय लगता है। अगर हम जीवन काल की बात करें तो RBC का जीवन काल मैंने आपको बताया था 20 से 120 दिन, WBC का जीवन काल लगभग 5 से 7 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग सेम है, 3 से 5 दिन या 6 दिन तक होता है। इन तीनों का ही निर्माण किसी बच्चे के अगर वो बच्चा माता के गर्भ में है तो यकृत में होगा, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, जन्म हो चुका होता है, उसके बाद ही से होने लगता है निर्माण, तो इन तीनों का निर्माण RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होने लगता है अस्थि मज्जा के अंदर। इसके अलावा अगर हम कुछ पॉइंट्स को लेना चाहें कि जो RBC हैं इनका आकार गोल होता है, मैं रैंडमली पॉइंट्स को ले रहा हूं। RBC का आकार कैसा होता है? गोल होता है। RBC के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। उस हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड लाल होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 से 5% हीम को हम लोग हेमेटिन भी बोलते हैं और हेमेटिन को लोहा बोलते हैं, और लोहे का सूत्र होता है Fe, जिसको तुम आयरन कहते हो। तो जो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम होता है वो होता है लगभग 4 से 5%, और जो ग्लोबिन होता है वो लगभग होता है 95%। ये एक प्रोटीन है। और जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन होती है उसे ले जाने का काम भी ये हीमोग्लोबिन ही करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधुता करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से बंधुता करने की भी क्षमता होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से बंधुता होती है उसके बाद बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिला तो बना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर में धमनी और शिराएं दो टाइप की वाहिकाएं होती हैं। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अगर हम बात करें कि एक ऐसी धमनी भी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसका उल्टा हो जाएगा, और एक ऐसी शिरा भी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम होता है पल्मोनरी। मतलब अगर पल्मोनरी धमनी है तो इसमें शुद्ध रक्त नहीं बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, और अगर पल्मोनरी शिरा है तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है। रक्त का जो माध्यम है वो क्षारीय होता है, pH मान लगभग 7.4 होता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वीडियो लंबा होने की वजह से नहीं बताएंगे, आपको नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि वीडियो लंबे होने की वजह से लोग वीडियो को उम्मीद है यहां तक भी नहीं देख रहे होंगे। खैर, इसी को वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको रक्त के बारे में बहुत कुछ जानना है तो आप लोग हमारी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। अब थकान हो चुकी है, पसीना आ चुका है सर्दियों में भी। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। मेहनत की है तो थोड़ा सा लाइक मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।